बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं एमईए। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप मिस्र, सऊदी अरब, ब्रिटेन, पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश में राजनयिक पदों पर आपने कार्य किया हुआ, एक लंबा अनुभव सर का। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सर आपका। और हमारे साथ हैं कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट एंड एक्स DACPI यानी कि डायरेक्टर एयरक्राफ्ट करियर प्रोजेक्ट इंडियन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर कैप्टन कुमार सर। मैं पिनाक सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। इसे अभूतपूर्व कहा जा रहा है, अनप्रेसिडेंटेड कहा जा रहा है, और इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत कहा जा रहा है। आप इस मोमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे सर भारतीय नजरिए से? देखिए, ये अभूतपूर्व इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कभी नहीं याद किया था। पाकिस्तान के साथ जरूर हम लोग प्रिजनर एक्सचेंज वगैरह करते थे क्योंकि उनके साथ हमारी युद्ध हो चुके थे कई। पर ऐसा जो किसी और देश के साथ हमारे नेबरहुड से बाहर इस तरह का एग्जाम्पल मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये आपका जो शब्द है अभूतपूर्व, ये यूनिक जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो सही है। और ये दूसरा सवाल आपका था कि ये कूटनीतिक जीत है। देखिए, कूटनीति में जीत हार सब होता रहता है। सब टाइम वी लूज सम एंड वी विन सम। तो ये ऑब्वियसली एक ओकेशन है वेयर वी हैव वन इन द सेंस दैट वी हैव सक्सीडेड, इन द सेंस कि डिप्लोमेसी जो हमारी हुई है वो सक्सेसफुल हो गई है। और हमारे जो सर्विसमैन हैं नेवी के, वो रिटायर्ड, वो वापस आ गए हैं। मैं तो फिर मैं खुश हूँ। आई थिंक पूरा देश खुश है कि ऐसा हो गया है। और हमारे जो जो ब्रेव हार्ट्स हैं, जो हमारे नेवी के सर्विस पर्सनल हैं रिटायर्ड, वो वापस आ गए हैं अपने देश में और मातृभूमि में आ गए हैं और अपने फैमिलीज के साथ जुड़ गए हैं। तो ये तो एक सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का सर्टेनली मैं तो कहूँगा एक एग्जाम्पल है। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि ये कई मायनों में यूनिक है, बट मैं थोड़ा सा आपके अनुभव को, खासतौर से सऊदी अरब आसपास उस इलाके में जो आपका राजनयिक अनुभव रहा है और वहाँ का जो ताना बाना रहा है इस तरह के केसेस में, लोगों के जेलों में बंद हो जाने का या उनको इस तरह की सज़ा देने का, उन परिस्थितियों में और उस मुल्क में खास तौर से, उस इलाके में खास तौर से, ये किस सेंस में यूनिक है सर? एक बात हमें याद रखना पड़ेगा कि ये कुछ देश जो है, ये क्या कहूंगा मैं, ये अथॉरिटेरियन शेखडम्स है। यहाँ पे फैमिली की रूल है, एक अमीर है। तो बेसिकली जो पावर है वो किसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंडर में नहीं है। ये पावर जो इंडिविजुअल पावर सेंटर्स हैं, जैसे अमीर हैं या उनके जो भी हैं डिप्टी अमीर वगैरह या प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए यहाँ पे जो डिसीशंस होते हैं वो बड़ा इंडिविजुअली लोकेटेड डिसीशंस होते हैं। तो मेरे, क्योंकि सऊदी में भी मैंने ऐसे देखा था, तो मुझे लगता है कि ये अब जैसे मैं ये कहूँ कि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह का अगर केस हुआ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कोर्ट प्रोसेस है, उस तरह के मुल्क में आप वेव नहीं कर सकते। इंडिया में भी नहीं कर सकते आप। मतलब वो कोर्ट प्रोसीजर पूरा होगा जो भी हो। पर देखिए, जब भी कोई सेंटेंस होता है कोई भी देश में, एक गुंजाइश हमेशा होती है कि प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को अपील कर लेते हैं, मर्सी प्ली वगैरह, मर्सी पिटिशन वगैरह होता है। तो उस तरह का जो इन्होंने यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है कि उन्होंने डिसाइड किया कि इनको माफ कर दिया जाए। अब क्यों माफ किया, इसकी जो राजनीतिक पहलुआं हैं या डिप्लोमेटिक पहलू हैं, उस पर हम विचार कर सकते हैं और उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। मैं सर आऊँगा उस पे, और इनफैक्ट मैं पर्टिकुलरली इसी पे लेटर पार्ट पे आऊँगा कि एग्जैक्टली इसके मायने क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो बातचीत हुई है दरअसल इसके बहुत सारे द्विपक्षीय भविष्य के जो हमारे रिश्ते हैं उनसे भी संबंधित बात है।
डील भी कहीं ना कहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो क्या डील हो सकती है, मैं आऊँगा उस पर भी। बट कैप्टन श्याम कुमार, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और ये बड़ा यूनिक इस सेंस में भी, जैसे सर ने कहा कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन था भारत का, वो डिप्लोमेटिक था, लेकिन जो उभार हुआ है वो एक महाशक्ति के रूप में कहा जा रहा है, एक पावर के रूप में हुआ जा रहा है। तो इस उभार को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शामिल होना चाहूँगा हमारे भारतीय नौसेना के जो वेटरन्स वापस आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आज, और उन्होंने इंचैंट किया भारत माता की जय। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जयकार है ये, और भारत का विश्व पटल पे, खासकर ग्लोबल साउथ में, इंडियन ओशनिक रीजन में बड़े भाई के रूप में एक निखरता हुआ, उभरता हुआ चेहरा फिर से ज़बरदस्त वर्चस्व के साथ हम मुझे देख रहे हैं। ये एक 18 महीने का सफ़र था, बहुत बड़ा सफ़र था, और ऐसे केस में, कॉन्फिडेंशियल मैटर में, सेंसिटिव इश्यूज़ में हम जितना कम बात कर पाते हैं और जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ डील करते हैं, तो ऐसी बातें तभी सुलझ के आती हैं। केस इतना सेंसिटिव था, किसी तरह की जानकारी नहीं थी, लेकिन कतार और दूसरे कंट्रीज़ को अगर देखें तो वहाँ पे शायद अगर हम अपने नेबर कंट्री को देखें तो वहाँ भी ऐसे केसेस हुए हैं जब हमें कॉन्सुलेट जनरल को या कौंसिल को, लीगल टीम को एक्सेस ही नहीं दी गई, फैमिली को मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पे कतार ने कोऑपरेट किया। लोअर कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था अगस्त में, लास्ट 2022 में, 23 में, नवंबर दिसंबर में बहुत सारी बातें हुई, कई बार हियरिंग हुई, प्रधानमंत्री मिले, हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए, परिवार से मिले, एम्बेसडर वहाँ प्रेजेंट रहे, लीगल टीम रही, डिप्लोमेटिक इंडेवर्स हुए, और पर्सनल टच के साथ बातें हुई पॉलिटिकल विल में, लीडर टू लीडर। इंडियन नेवी अपने वेटरन्स को पूरी तरह से संभाल के देखती है, नेवी के साथ भी, नेवी के बाद भी देखती है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अपना रोल, बिहाइंड द कर्टन, ये सब मिलके देखिए लोअर कोर्ट टू अपर कोर्ट बातें जा रही थी, और इम्प्रिजनमेंट पर लाके उन्होंने छोड़ा। और 2 दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री वहाँ विजिट करने जा रहे हैं तो रिहाई कर दी गई है, और एक बहुत ही बड़ा अच्छा माहौल रिलेशन में बन रहा है। गल्फ कंट्री में कतार एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, गल्फ ऑफ मुहाने पर स्थित है, अमेरिका का इतना बड़ा बेस, साथ में ईरान से उनके संबंध, और वो हमास और पैलेस्टाइन के बीच में मीडिएट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो उस कंट्री में, और बहुत ही भारत के काफ़ी लोग वहाँ पे हैं, हमारी अपनी इकोनॉमिक संबंध, हमारे गैस के इंपोर्ट्स वहाँ से, बहुत बड़ा डील हमने साइन किया है उनसे। तो हमें पैरेलल रूप से इन सबको देख के, इन सब की बातें, जब आप डील की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी डील एक साथ हुई हैं, उसके साथ ही ये हुआ है। और मैं तो ये जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, और समझ भी चुका हूं कि ये दूध का दूध पानी का पानी क्लियर है, क्योंकि उन्होंने पार्डन नहीं दिया है, उन्होंने एक्विट कर दिया है। पार्डन होता तो गलती थी और उसको क्षमा करना, तो ये बात भी आती है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है मेरे ख्याल से। राइट सर। अब पिनाक सर, अब थोड़ा सा कि हुआ क्या एग्जैक्टली और किन शर्तों के साथ हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि कतर की पॉलिसी ज़्यादा क्लोजली अलाइंड है टर्की के साथ, ईरान के साथ। ये भी कहा जाता है कि कतर का बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग भी है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सारा का सारा विवाद इजराइल की ओर से जासूसी के मामले में उठा। तो भारत के अपने हित कई जगह पर स्टेक पर थे सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या मनाया कि ये बात मुमकिन हो पाई? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर आपको बताता यस सर। अंदर की बात क्या है, पर मुझे वो पता नहीं है। पर मैं ज्यादा स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहता, बड़ा सेंसिटिव मामला था, इसीलिए ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसमें, जो इंफॉर्मेशन जो मीडिया में आ रहा था उतना ही मुझे पता है। जो भी है, जो भी है, जो कि कुछ एलिगेशंस हुए थे, इजराइल का भी उसमें नाम आया था, और कुछ ट्रांसफर ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन या था। मैं अभी मैं अभी बहुत ही मतलब सुदृढ़ तरीके से बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो सर्विस पीपल थे नेवी की, मैं कभी ये विश्वास नहीं कर सकता कि वो एक एक फॉरेन कंपनी में जब काम कर रहे थे, वो कतर में, कि वो इस तरह का काम करें, क्योंकि वो, उनकी जो डिसिप्लिन है, उनकी जो लॉयल्टीज हैं, उसका मुझे कोई संदेह नहीं। इसीलिए मुझे कुछ शक है कि क्या ये साजिश किसी ने रची थी भारत के खिलाफ, और इसमें
कई देश के नाम आ सकते हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, पर मुझे तो लगता है कि एक साजिश थी, या अब ये तो रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में चला जाता है कि भाई कतर कतर की सरकार ने गलत फहमी में या कुछ गलत इंफॉर्मेशन पे ये डिसीजन लिया कि इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, जेल किया जाए। पर बाद में जब उनको पता चल गया होगा कि ये इसकी बुनियादी मतलब खोखला है, तो उन्होंने जो कदम उठाए हैं उनको रिलीज कर दिया, माफ कर दिया। तो मैं उनको दाद देता हूँ कि भाई वो रियलाइज कर गए। और एक दूसरी बात ये है कि जो हमारा जो जो रिलेशनशिप है काफी गंभीर है, काफी मतलब हम आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इतने सारे भारतीय वहाँ काम करते हैं, हम गैस खरीद करते हैं कतर से। पर इसके पीछे क्या था, किसने क्या किया, हमने क्या किया, ये तो खैर मैटर ऑफ स्पेकुलेशन है। पर इन अ जनरल सेंस मैं ये कह सकता हूं कि इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स डिप्लोमेसी में यूज किया जाता है जब किसी देश के साथ आप नेगोशिएट करते, तो मुझे लगता है यहां भी वैसा हुआ। मैं सर बस एक छोटा सा आपका एक पॉइंट इस पे समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये सिर्फ एक प्लेन, जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन सिर्फ डिप्लोमेसी था, या वो प्राइम मिनिस्ट्रियल या प्रेसिडेंशियल डिप्लोमेसी ज्यादा था? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामान्य डिप्लोमेसी की ये प्रक्रिया अगर होती तो संभवतः स्पेकुलेशन की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल और प्रेसिडेंशियल डिप्लोमेसी का अगर बात आ रही है तो संभवतः दोनों देशों के बीच में कुछ आपसी आदान प्रदान, आपसी हितों के लिए, भविष्य के लिए कुछ साझा समझौते, जिसमें एनर्जी की बात, गैस खरीदने की बात भी की जा रही है, क्या मुमकिन है कि वहां तक बात गई हो सर? देखिए, जब नेगोशिएशन होते हैं सब तरह की चीजों के बारे में बात होती है कि आपके हित में क्या है, हमारे हित में क्या है, अगर आप ये करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। पर मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें प्रधानमंत्री जी का जो एक पर्सनल इनिशिएटिव था वो वो कामयाब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और उन्होंने पर्सनली जाके, और मैंने ये भी आज पढ़ा है कहीं कि वो यूएई के सफर के बाद कतर जा वो रहे हैं। दोहा फिर जाएंगे, कतर जाएंगे, शायद फिर उनसे मिलेंगे और कुछ बातचीत और होगी, आगे बात बढ़ेगी, शायद कुछ इकोनॉमिक बातें होंगी। कतर से हम गैस खरीदते हैं और हमने डील्स भी साइन किए हैं, अभी फिलहाल एक और डील साइन किया। हमें गैस की जरूरत है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कतर को गैस बेचना है। गैस ऐसी चीज है जो आप रख नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते जी। और जी सकते हैं। उसको बेचना पड़ेगा तभी तो पैसा मिलेगा। और कतर ने ये दिखाया है कि वो गैस की जो डिप्लोमेसी है, एनर्जी डिप्लोमेसी में वो माहिर है, उन्होंने एनर्जी डिप्लोमेसी की है। कतर ने कई और ऐसी भी चीज की है जिससे उसका एक इम्प्रेशन बना है ग्लोबल स्तर पर कि वो एक थोड़ा सा मैवरिक टाइप का नेशन है। आपको पता है जीसीसी के साथ उनका झगड़ा हो गया था एक जमाने में, जी। जीसीसी से उनको निकाल दिया गया। पर ठीक है, वो सब बातें ठीक है। और वो दोहा में आपको मालूम है कि वो तालिबान और अमेरिका का जो नेगोशिएशन हुआ जिससे तालिबान वापस आ गया सत्ता में, वो भी वहीं दोहा में हुआ था। जी। हमास के लीडर भी वहां दोहा में रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत रिस्की डिप्लोमेसी तो कतर करता है, पर उसका उनको क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है, वो वही बता पाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी डिप्लोमेसी बड़ी रिस्की, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में, लेकिन अमेरिका के बहुत ही क्लोज अलाय, इजराइल के साथ रिश्ते ठीक ना होना, उधर ईरान के साथ रिश्ते ठीक होना, फिर आप टर्की के साथ भी बात कर रहे हैं, इधर आप इंडिया से भी नेगोशिएट कर रहे हैं, उधर चाइना, रशिया, सब जगह से वो टुकड़ों टुकड़ों में नेगोशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश रखता है। बड़ी रिस्की सी है, उस पर कभी फिर जाएंगे। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब कुछ ना कुछ तो कतर के हिस्से में गया, और जैसा सर ने भी कहा, अभी जो कतर एनर्जी है उसने अनाउंस भी किया है कि 20 साल की एलएनजी सेल एंड परचेज एग्रीमेंट भी हुआ है, एसपीए, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, सप्लाई शायद 7.5 मिलियन टन पर एनम, इतने की एलएनजी हुई भारत के लिए। तो इसके साथ साथ बहुत सारी और भी बातें हुई होंगी। आपका नजरिया क्या कहता है सर? कुछ नेगोशिएशंस जो डील की हद तक गए होंगे वो क्या हो सकते हैं?
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है। हमारे प्रधानमंत्री का पहले दौरा काफ़ी दिनों पहले हुआ था वहाँ, और अभी वो कुछ दिन पहले दिसंबर में मिले थे। तो जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत क्लियर थी कि इनका एक पर्सनल, इनकी अपनी एक केमिस्ट्री है, इनका एक पर्सनल टच है। और मैं मानता हूँ कि कतार के जो अमीर हैं, एक चैनल में मैंने कहा था कि जो अमीर हैं है तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लेकिन अमीर उनके काफ़ी दिल से अमीर हैं, प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं। और जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिस्की एक्शंस और कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्शंस वो लेते हैं, और इसलिए वो वर्ल्ड के मैप पे रहते हैं। और देखिए, कतार छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटी जीडीपी है उनकी, लेकिन उसने यूएसए से भी उतना अच्छा संबंध रखा हुआ है। और सऊदी अरबिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट में करीब करीब, देखिए मिडिल ईस्ट के साथ हमारी कॉरिडोर बनने वाली थी, हमने G20 में उसका डिस्कशन किया था, जो कि उसके बगल से यूएई से गुजर के इजराइल से होते हुए यूरोप और अमेरिका तक जाता है। तो ये एक कॉरिडोर है जिस पे उसे हमें सहायता करनी है, हमें भी उसकी ज़रूरत है। हमें उनसे इंपोर्ट करते रहना है। कई दिनों से, हम कई सालों से हम गैस की इंपोर्ट कर रहे हैं। 78 बिलियन डॉलर की हमने अभी उनसे डील की है, जो 2048 तक लागू रहेगी। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ये संबंध है, और उनको एक बहुत बड़ी गारंटी है एनर्जी सिक्योरिटी के वजह से उनको पैसे मिलने वाले हैं। हमारे भारतीय वहाँ इतने सारे काम करते हैं, वहाँ के प्रॉस्पेरिटी में, वहाँ के प्रोग्रेस में भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है जी। और कहने को वो अमीर अगर इस्लामिक कंट्री है, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रेसिव रूप में उनको देखा जाता है। उन्होंने देखिए हमास के भी साथ जाके बहुत डायरेक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी कंट्री मिडिल ईस्ट का अभी नहीं आया इजराइल के अगेंस्ट में, सबने एक प्रॉक्सी डिप्लोमेसी दिखलाई। तो अब का जो मिडिल ईस्ट है, खासकर ये कतार और यूएई, ये कंट्रीज डिफरेंट हैं। तो भारत के साथ संबंध, हम टर्की जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, हम ये कतार जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के, उसके अगेंस्ट डायमंड नेकलेस के रूप में हम चाइना को नॉर्थ से भी देख रहे हैं, नॉर्थ के कंट्री में भी जा रहे हैं चाइना के हम, और हम नॉर्थ की तरफ भी देख रहे हैं, इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं। तो इस हिसाब से कतार के साथ भारत के प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ये रिहाई कर दी, तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हमारे संबंध बने रहें जैसे पहले थे, और इसमें और सुधार आए। और भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक विन है ये, क्योंकि इसके साथ हमारी इंटरनेशनल पटल पे नाम बढ़ा है। हमारे सोमालिया कोस्ट पे, गल्फ ऑफ एडन में, और अब बाब अल मलडेब में जो हमारी इंडियन नेवी के शिप्स और एंटी पैरेसी ऑपरेशन, चाहे हमास के अगेंस्ट में लड़ाई, इसमें सब काम कर रहे हैं। वहां भी उनकी जरूरत है, वहां भी उनकी हमारी, यानी कि हम अपनी विजिबिलिटी को लाउड एंड क्लियर रखना चाहते हैं, चाहे वो सीधा इस पूरे रूट पे अपने नेवी को फ्रंट करके उसको गार्जियन ऑफ द सी की तरह प्रमोट करना हो, या फिर डिप्लोमेसी के थ्रू अपने हितों को सर्वोपरि रखना हो। बाय द वे, जो लोग कह रहे हैं कि एनर्जी डील हुई है, तो इस पर भी एक अपडेट ये है कि भारत ने जो एनर्जी डील की है 78 बिलियन डॉलर की, वो करंट रेट से $6 बिलियन कम है। तो कहा यह जा रहा है कि भारत ने सेव किया है इस डील में। अमूमन इस तरह की जब डील्स होती हैं तो हमें कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन उल्टा हमने सेव भी किया है। बट अब जैसा सर बता रहे हैं कि स्पेकुलेशंस तो बहुत हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, धीरे धीरे हमें अंतर्राष्ट्रीय फलक पे इसके एपिसोड्स जब खुलकर आएंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। बहरहाल, आज का सवाल फटाफट से ले लेते हैं। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि क्या कतर समेत इस्लामिक मुल्कों से भारत के बदलते रिश्ते भविष्य के लिए ठीक हैं? तो देखिए, आश्वस्त हैं 73% से ज़्यादा लोग कि बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं। 26% लोग, इनफैक्ट 26.7% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए कुछ कमेंट्स भी आए बड़े इंटरेस्टिंग से, फटाफट हम उनको भी देख लेते हैं कि क्या लोग कह रहे हैं इस दिशा में भारत के इस कदम के बाद। तो देखिए, इसमें जो हमें लकी मेहरा जी कह रहे हैं कि बाहरी संबंध अच्छे हैं लेकिन आंतरिक संबंध में बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। ये इनका कहना है कि बाहर से सब ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अंदर अभी काम करना, गुंजाइश अभी बाकी है। और इसके अलावा एक और हमारे पास जो कमेंट आया है वो है सावन, जहाँ से दुनिया सोचना बंद कर दी थी वहाँ से मोदी शुरू करते हैं सोचना। तो ये इस तरह के हैं। फटाफट से पिनाक सर, मैं इस पर आऊँगा कि बाहरी संबंध अच्छे हैं लेकिन आंतरिक, मतलब अभी भी के काम बाकी है सर, और ख़ास तौर से इस्लामिक मुल्कों में और पश्चिमी एशिया के मुल्कों में अभी काम बाकी है सर क्या? काम कभी खत्म नहीं, और न ही हम एक जगह पहुंच के कहते हैं कि अब हो गया डिप्लोमेसी, अब और कुछ आगे। तो मैं तो नहीं मानता कि ये
कि आंतरिक और जो भी आप कह रहे हैं कि अंदरूनी और बाहर का, डिप्लोमेसी एक प्रगति करता रहता है। कभी हमको अड़चने होती हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, कभी अचीव कर लेते हैं। तो ये डिप्लोमेसी को एक ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहिए कभी भी, एब्सोल्युटली। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है। और डिप्लोमेसी कभी मतलब हार जीत पे विश्वास उतना नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे देश के हित के लिए जो काम है उस पे प्रगति हम करते रहें। और मुझे ये नहीं लगता, अब मैं तो कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। अमेरिका को ले लीजिए, सबसे बड़ा मुल्क, सबसे शक्तिशाली मुल्क, क्या उनके डिप्लोमेसी में कभी वो फेल नहीं किए? मैं तो आपको गिनवा दूंगा कि कितनी जगह वो फेल हो चुके हैं। हमारे अफगानिस्तान में फेल हो गए, और क्या गिनाऊं मैं, ये तो लेटेस्ट है। तो इसमें ये नहीं है कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम वो है इसलिए हम जीतते रहेंगे। और इंडिया कभी भी इस तरह की सोच नहीं रखता। हमारी डिप्लोमेसी बड़ी मजी हुई है, बड़ा मैच्योर है। हम लोग चुपचाप काम करते हैं, ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते हैं। और हमारे कई ट्रैक्स होते हैं डिप्लोमेसी के। एक तो पब्लिक डिप्लोमेसी कहते हैं जिससे हम दिखाते हैं हमारी दुनिया को या हमारे लोगों को कि हम पब्लिकली हम क्या कर रहे हैं। और एक होता है जो बियॉन्ड द रडार, इन द सेंस दैट जो दिखता नहीं है, जो डिप्लोमेसी हम लोग करते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट्स करते हैं रोज की एवरी डे 24/7 वो करते हैं। इसलिए डिप्लोमेसी का रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पे हम लोगों को, भारत की डिप्लोमेसी को हमको और मजबूत करना चाहिए। सर सर वैसे तो वैसे तो जी सर, वैसे तो आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा सर, मैं आखिर में एक सवाल आपके अनुभव से, आपके ज़माने की जो डिप्लोमेसी और आज के ज़माने की डिप्लोमेसी जो कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं सर आज की डिप्लोमेसी में? देखिए, डिप्लोमेसी हम लोग आउटकम्स को काफी कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, इसका आउटकम क्या? मैं समझता हूं कि डिफरेंस आज ये है कि हमारी जो आउटकम्स हैं वो ज्यादा, मतलब परसेंटेज वाइज ज्यादा हो रहे। यानी हम पुराने जमाने में भी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेते थे, पर आउटकम्स शायद 20% 40% होता। आज जो है वो बढ़ गया है उसका परसेंटेज। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्रगति हुई है और हम सक्सेसफुल हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में जो हमारी डिप्लोमेसी रही है उसमें कई चेंजेस आए हैं, कई नुआंसेस चेंज हुए हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी चर्चा हुई आप दोनों के साथ। अब सर, कैप्टन श्याम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं संक्षेप में सर? मैं इसमें जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा कि नेवी का ऑफिसर हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि नेवी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के रूप में हमेशा से यूज किया जाता रहा है, पुरानी इतिहास गवाह है। और आज हम देख रहे हैं कि वो एक क्लियर विजिबल, जो कह रहे हैं बियॉन्ड द रडार की बात की हमारे मिनिस्टर ने, तो ये बियॉन्ड द रडार डिप्लोमेसी जो इंडियन नेवी कर रही है, पूरे वर्ल्ड में हमने 15 अगस्त को झंडा फहराया। हमारे वॉरशिप लैटिन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, ब्राजील में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट तो आप जान ही रहे हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के साथ, और अभी जो आप पिछले कुछ एक महीनों में इंडियन नेवी का कमाल देख रहे हैं, ये एक साउथ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स साथ काम करती है, इसीलिए, और हम एक साथ रहते हैं, तो हमारा इनके साथ बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। और इस मामले में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा रोल निभा रही है। जो कैप्टन श्याम आपने मुझे होमवर्क दे दिया। कैप्टन श्याम आपने मुझे होमवर्क दे दिया। नेवी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। मैं चाहूँगा इस पर हम एक लंबी चर्चा करें, थोड़ा सा गहराई में उतर कर चर्चा करें, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। बहुत सारगर्भित चर्चा हुई, भारत का पक्ष समझ में आया और अभी स्थिति भी समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। पिनाक रंजन चक्रवर्ती सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैप्टन श्याम कुमार, थैंक यू सो मच सर।